दोस्तों आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर इंडेक्स, रादर ऑलमोस्ट नहीं, सारे के सारे मेजर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रही हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव में ट्रेड कर रही हैं। निफ्टी, जब मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने चेक किया था, निफ्टी वाज डाउन बाय मोर देन 415 पॉइंट्स। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1100-1200 पॉइंट्स के आसपास वो डाउन है। पीएसयू बैंक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास डाउन है। आइए पहले हम यहां पर इंडेक्सेस को देखते हैं। और आज इस मार्केट्स के इस बुरे वक्त में जिस दिन मार्केट गिरती है, दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो ट्रेडर के माइंड में आता है वो ये है, या फिर एक बहुत बड़ा डाउट जो किसी भी नए या पुराने ट्रेडर के माइंड में आता है कि यहां पर जिस दिन मार्केट अच्छी रहती है उस दिन तो प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, उस दिन तो कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है। आज जैसे दिनों में क्या करना है दोस्तों, मैं अपना ट्रेडिंग डेस्क छोड़कर यहां पर अपने लिए ट्रेड लगाकर मार्केट के अंदर मैं यहां पर आपके लिए आया हूं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आपके साथ यह डिस्कस करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में कि किसी भी दिन अगर मार्केट्स ऐसी गिरती है जहां पर मार्केट पूरे तरीके से धराशायी हो चुकी है, जहां पर सारे के सारे मेजर इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 1% अप टू 3 to 4%, और ये किसी एक वायरस के चलते है। खैर एनीवेज वो फंडामेंटल फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन मार्केट ऊपर जाती है उस दिन तो हमें कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन जिस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाती है उस दिन पैसे कैसे कमाए जाए। दोस्तों आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ ऐसे सेशंस के लिए। एंड बाय द वे मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर हमें एक स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे सकती है तो हमें अपने प्लेटफॉर्म पे 10 स्ट्रेटेजीज लाने की क्या जरूरत है, या मुझे 10, 15, 20 स्ट्रेटेजीज सीखने की क्या जरूरत है। दोस्तों मेरा यहां पर एक क्वेश्चन आता है उन सब योद्धाओं से, उन सब सोल्जर से, कि अगर आपके हाथ में एक पिस्टल पकड़ा दी गई है तो आपको तोप की क्या जरूरत है, या फिर अगर आपके हाथ में कोई एक टाइप की गन है तो दूसरे टाइप की गन या फिर नाइफ की रिक्वायरमेंट क्या है। जब गन है तो फिर चाकू की क्या जरूरत है, खंजर की क्या जरूरत है। जिस तरीके से अलग अलग मौके से निपटने के लिए आपको अलग अलग टाइप के औजार चाहिए, अलग अलग टाइप के वेपन्स चाहिए, जिस तरीके से धोनी को, विराट कोहली को, सचिन को, द्रविड़ को, किसी भी प्लेयर को अलग अलग टाइप की बॉल खेलने के लिए, अलग अलग टाइप के बॉलर्स को खेलने के लिए अलग अलग टाइप की शॉट चाहिए, दोस्तों इसी तरीके से हम ट्रेडर्स को भी अपने लिए ट्रेड करने के लिए अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए। जब आपको सुबह मार्केट अच्छी दिख रही है तो क्या करना है, जब आपको मार्केट सुबह अच्छी नहीं दिख रही है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो मार्केट आज खुली फ्लैट थी, थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद से वो लगातार नीचे आती गई। तो पहले 40 पॉइंट डाउन, फिर 70 पॉइंट डाउन, फिर 100 पॉइंट डाउन, और ओवर द वीकेंड हमें HMPV वायरस के बारे में पता लगा तो इसको लेकर मार्केट में बहुत पेसिमिज्म था, जिसकी वजह से आज ये मार्केट नीचे आती गई। खैर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे जाएगी, लेकिन ठीक है, द पॉइंट इज जिस दिन अब ये मार्केट नीचे जा चुकी है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑल्दो मुझे यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि कुछ ट्रेड्स मैं यहां पर ले रहा था, लेकिन अगर मैं ऐसे किसी भी दिन की बात करूं जब मेरी मार्केट 1 से 2% नीचे है, देखिए पहले हम ये समझते हैं, अगर हम निफ्टी के डेटा को निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 65% टाइम्स या 66% टाइम्स, 2/3 ऑफ द टाइम निफ्टी क्लोजेस विद इन द बैंड ऑफ -1% to +1%. 95% टाइम्स निफ्टी क्लोजेस विद इन द बैंड ऑफ -2% to +2%. And 99% times, statistically speaking, 99% times Nifty closes within the band of -4% to +4%. तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जिस भी टाइम निफ्टी सेंटर वाली रेंज को, 65% वाली रेंज को तोड़कर बाहर जाती है, मतलब निफ्टी 1% से ज्यादा गिरी हुई हो, और मैं यहां पर सिर्फ गिरे होने की बात कर रहा हूं, अप ट्रेंड की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा, तो जिस दिन ये मार्केट 1% से ज्यादा गिरी हुई हो, स्टॉक्स भी गिरे हुए हो और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स भी गिरे हुए हो, दोस्तों उस दिन मैं एक खास स्ट्रेटजी यूज करता हूं। ऑल्दो वो स्ट्रेटजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं उसको एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करता हूं, क्या उसका टारगेट रहता है, क्या उसका स्टॉप लॉस रहता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि मार्केट लगातार नीचे जा रही है तो वहां पर ट्रेड तो ज्यादा नहीं मिल पाए हैं, लेकिन
ऐसे दिनों में आपको अच्छे ट्रेड्स कैसे मिल सकते हैं, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे बढ़िया दिन रहेगा वो वाला जब ये मार्केट नीचे गिरेगी और नीचे गिरने के बाद किसी भी टाइम पे रिकवरी देना स्टार्ट कर देगी। अगर ये मार्केट 3 बजे से पहले कभी भी रिकवरी दे देगी तो हमें अप्रोक्सीमेटली 0.6% से 1% के आसपास का एक मूव मिल जाएगा अपने मेजर स्टॉक्स के अंदर, जिनको हम यहां पर ट्रैक करने वाले हैं और यही हमारा टारगेट है। तो यहां पर कंडीशंस याद रख लीजिए। आज की स्ट्रेटजी ये उन दिनों के लिए है, जैसा कि आज वाले दिन है, ये उन दिनों के लिए है जब पहली कंडीशन निफ्टी डाउन हो, दूसरी कंडीशन ऑल द मेजर इंडाइसेस डाउन हो। अब इसमें निफ्टी मीडिया अप है, फर्क नहीं पड़ता, निफ्टी कंजम्पशन अप है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निफ्टी के मेजर इंडाइसेस फॉर एग्जांपल निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस भी हो गया, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है वहां पर। तो अगर ये सारे इंडेक्स अगर आपके डाउन है, इसके अलावा छोटे मोटे इंडेक्स अगर ऊपर है भी, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को भी बड़े इंडेक्स में ही काउंट करता हूं, तो इनके अलावा अगर कोई छोटा सेक्टोरल इंडेक्स ऊपर है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सारे इंडेक्स डाउन है तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। पहली कंडीशन निफ्टी डाउन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन निफ्टी 1% से ज्यादा डाउन होनी चाहिए। ये चाहे सुबह हो, दोपहर को हो, किसी भी टाइम पे हो, सिवाय 3 बजे से पहले निफ्टी इतनी डाउन मुझे यहां पर देखनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन निफ्टी के सारे मेजर इंडेक्स जो हैं वो भी डाउन हो। मेजर इंडेक्स सारे का होना डाउन होना जरूरी, सारे का डाउन होना जरूरी नहीं है, सारे मेजर का डाउन होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई मेरी तीसरी कंडीशन। अब अगर ये तीनों कंडीशंस मेरी मीट करती है तो यहां पर आपको मिलेंगे निफ्टी के फ्यूचर सेगमेंट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो निफ्टी के साथ बहकावे में आकर नीचे गिर तो गए थे, लेकिन उनके खुद के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। ये खुद एक अच्छे सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ये सेक्टर इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सुबह सुबह फ्लो में आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल नीचे गिर गया। ऑल्दो आज वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन अगर वो कभी बहकावे में आकर बहुत ज्यादा गिर भी जाएगा, यहां पर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज निफ्टी जिस दिन डाउन है, सारे मेजर इंडेक्स जिस दिन डाउन है, उस दिन हम कुछ ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेड्स मिलेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप अपने लिए किस तरीके से एक स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सारे स्टॉक्स को रोज ढूंढने के लिए। दोस्तों वैसे तो ये स्ट्रेटजी रोज भी काम कर सकती है, लेकिन ऐसे दिनों में ये स्ट्रेटजी रिलेटिवली ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। आइए मैं यहां पर इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर मेरे सामने चार्ट आ गए हैं और यहां पर अगर आप राइट साइड पे देखें तो निफ्टी व्हाइल आई एम स्पीकिंग इज डाउन बाय 1.6%। मैं आपको बता रहा था 420 पॉइंट के आसपास डाउन थी। हमारे बात करते करते तकरीबन ये 30-40 पॉइंट वहां से रिकवरी दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1100 पॉइंट डाउन है एज आई मेंशन्ड अर्लियर। वहीं फिन निफ्टी 1.8%। मजेदार तो गिरी है पीएसयू बैंक विच इज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 4%। वहीं पर निफ्टी आईटी एज आई टोल्ड यू फ्लैट खड़ी हुई है। ऑल्दो ये नीचे गिरती है अगर सुबह सुबह तो मुझे ज्यादा मजा आता है यहां पर, बट एनीवेज यहां पर एफएमसीजी 1.8% डाउन, ऑटो 2% डाउन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यहां पर अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल देखें तो रियलिटी में 3% का फॉल आया है। और बाकी अगर हम छोटे इंडेक्स को देखें, निफ्टी मीडिया हो गया, निफ्टी अल्फा 50 हो गया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, इंफ्रा हो गया, सीपीएससी हो गया, ऑल्दो आज सब कुछ डाउन है, लेकिन अगर नहीं भी डाउन होता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेजर इंडेक्स जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ये सारे डाउन होने चाहिए जैसा कि आज है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स, मैं यहां पे डेली चार्ट लगा देता हूं, हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो सुबह गैप डाउन ओपन हुए हो। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो गैप डाउन ओपन हुए हैं, मान लिया ये रिकवर करेंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा? दोस्तों हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, या इसके लिए तो हम अलर्ट सेट कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। आपका जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है आप वहां पर जाकर अपने लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे दिनों की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपके सामने अडानी पोर्ट्स का चार्ट है, तो आप ये अडानी पोर्ट्स को देखिए। इस पर्टिकुलर डे पे 19 नवंबर को ये क्लोज हुआ था 1289 में और 21 नवंबर को ये ओपन हुआ 1160 पे। तो मैं यहां पे इसके क्लोजिंग प्राइस से इसके ओपनिंग प्राइस से गैप लगाऊं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10%। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स तो बहुत ही कमाल के स्टॉक्स हैं, लेकिन मेरी प्री रिक्वायरमेंट है कम से कम 2% का गैप डाउन होना चाहिए। पहली कंडीशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी डाउन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ऑल द मेजर इंडेक्स डाउन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन मेरा जो स्टॉक है वो कम से कम 2% डाउन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके बाद वो जो मर्जी करे, नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, जो मर्जी करे, लेकिन मेरे को सुबह 9:15 बजे वो स्टॉक 2% नीचे दिखना चाहिए कम से कम। तो यहां पर ऐसा दिन मेरे काम का चलेगा
बाकी इस पूरे पीरियड में कोई भी दिन नहीं चलेगा। एज यू कैन सी यहां पर देख लेते हैं, इस दिन पे अगर मैं इसके क्लोजिंग प्राइस से अभी के ओपनिंग प्राइस पे लगाऊं तो हां, ये वाला दिन चलेगा। दोस्तों यहां पर 27 नवंबर का जो दिन था, ये मेरे लिए काम का दिन था। यहां पर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। रादर इस दिन भी अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर भी जो क्लोजिंग हुई थी, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई 4% से। तो ये दोनों दिन मैं यहां पर आपके लिए मार्क कर देता हूं, ये दोनों दिन, एक ये वाला दिन और एक ये वाला दिन, मैं आपको दोनों की डेट्स बता देता हूं सो दैट आप इसको चेक कर पाए। 22 नवंबर को और 27 नवंबर को ये दोनों दिन मेरे काम के थे। बाकी किसी दिन आपकी गैप डाउन ओपनिंग इस पीरियड के अंदर मुझे नहीं दिख रही है। इस पीरियड में भी यहां पर कहीं गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। क्लोजिंग के आसपास खुल के मार्केट नीचे गई है, वो तो मुझे मालूम नहीं था इंट्राडे में, इसलिए हमारे लिए ये वाले दोनों दिन काम के हैं, प्रोवाइडेड इस दिन इंडेक्स भी डाउन गए हो। वैसे वो बात और है कि आप इस स्ट्रेटेजी का एक फॉर्मेट ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आपको रोज इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ब्रॉडर निफ्टी का ट्रेंड ऊपर का नहीं होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, वैसे आप ये स्ट्रेटेजी का एक फॉर्मेट डेली बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारी कंडीशन स्ट्रिंजेंट हो जाएगी। डेली बेसिस पे सारे इंडेक्स तो डाउन नहीं मिलेंगे, निफ्टी तो डाउन नहीं मिलेगा, लेकिन वो सारे स्टॉक्स जो कम से कम 3-3.5% नीचे जा रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स के सेगमेंट में, प्रेफरेबली निफ्टी के टॉप 100 के शेयर्स, सेकंड प्रेफरेंस निफ्टी के फ्यूचर्स के स्टॉक्स। फ्यूचर्स के स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्यूचर्स में लोग एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यहां से नीचे के लेवल से लोग ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। इसीलिए इन स्टॉक्स में रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसलिए दोस्तों अब मैं यहां पर आपके सामने दो चीजें रख रहा हूं। पहला, एक ऑप्शन निफ्टी डाउन, मेजर इंडेक्स डाउन एंड माई स्टॉक इज डाउन बाय 2%, गैप डाउन बाय 2%। केस नंबर 2, निफ्टी मुझे नहीं पता, बैंक निफ्टी मुझे नहीं पता, सेक्टोरल इंडेक्स मुझे नहीं पता, माई स्टॉक इज डाउन बाय 3.5% एंड दैट टू इन निफ्टी फ्यूचर सेगमेंट, प्रेफरेबली अगर मेरी मार्केट्स का ट्रेंड भी वीक है तो ही। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पे 22 नवंबर को आ जाते हैं। 22 नवंबर को अब हम यहां पर चलेंगे इंट्राडे के 2 मिनट्स चार्ट पे। 2 मिनट्स चार्ट पे हम यहां पर स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट्स का चार्ट भी लंबे पीरियड के लिए आपको ट्रेड देगा, पूरे दिन भर ही ट्रेड कैरी फॉरवर्ड रह सकता है। यहां पर आपकी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले मैं 22 नवंबर और 27 नवंबर को, क्योंकि मेरी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल पहली कंडीशन का भी दिखाऊंगा और मैं आपको आज वाला ट्रेड भी दिखाऊंगा। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 22 नवंबर को मैं यहां पर चलता हूं 2 मिनट चार्ट पे और ऑल्ट जी प्रेस किया और मैं चलता हूं 22 नवंबर को। ये रहा मेरा वो दिन 22 नवंबर का। मेरे को ट्रेड कब जनरेट होगा? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1, 2 एंड 3 और पहली मूविंग एवरेज इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज। एज वी ऑल नो, एज यू ऑल नो कि मैं इंट्राडे में 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करता हूं। सेकेंड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एंड थर्ड मूविंग एवरेज 100 पीरियड। अब आप यहां पर देखिए, ये स्टॉक बियरिश टेरिटरी में चल रहा था क्योंकि 9 पीरियड मूविंग एवरेज इज लेस देन 30 एंड 30 इज लेस देन 100, या फिर 9s सबसे नीचे है, तो एनीवेज वो ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ऐसे केस में हम रिवर्स सोचेंगे, अगर कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक किसी मेजर न्यूज के बिना नीचे खुलता है, जो कि हो सकता है, ऐसे केस में, या ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट नीचे होने की वजह से वो नीचे खुलता है, ऐसे केस में उसके ऊपर रिकवर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये स्टॉक बहुत ही साइडवेज टाइप का स्टॉक ना हो। जैसे आईटीसी बहुत ही साइडवेज टाइप का स्टॉक है, वैसे उसमें ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, सिर्फ पोजीशन को थोड़ा सा कम रख सकते हैं यहां पर, क्योंकि जो वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी अच्छी आती है, ज्यादा आती है और रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। जो साइडवेज स्टॉक्स हैं उनमें रिटर्न्स कम मिलते हैं। आईटीसी नीचे से 1% की रिकवरी देगा, इसके चांसेस बड़े कम है, या फिर आप नीचे से 2% की रिकवरी देगा और 1% आप कैच कर पाएंगे, इसके चांसेस बड़े कम है। अडानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, कैनरा, एसबीआई, ये सारे स्टॉक जो है वो नीचे से 1% के आसपास का मूव या 2% के आसपास का मूव दे सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी कंपनी का शेयर और कोई साइडवेज कंपनी का शेयर जिसका लो बीटा स्टॉक है, ये स्टॉक्स नीचे से 2% की रिकवरी देंगे, उसके चांसेस कम है। बट नेवरदलेस हमने यहां पर अडानी पोर्ट्स को ही उठाया है और यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो ये स्टॉक ने आपको 22 नवंबर को ही 11 बजे के आसपास ट्रेड इनिशिएट करके दिया है, जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर चली गई, 30 100 के ऊपर चली गई। दोस्तों यहां पर हम एक चीज का कंफर्मेशन और लेंगे,
ऐसा करने पर मैं अप्रोक्सीमेटली 50% अपनी पोजीशन इनिशिएट करूंगा। और अभी मैं यहां पर एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है पैराबोलिक सार, स्टॉप एंड रिवर्स। मैं इसको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यहां पर रखूंगा। पैराबोलिक सार जब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं तो मैंने उसके पैरामीटर में थोड़े से चेंजेस किए हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया 0.04 पे, जो कि 0.02 पे होता है, इंक्रीमेंट किया 0.02 पे और मैक्सिमम किया 0.2 पे। इसके फॉर्मूले के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आप इस पैरामीटर को यहां पर लिख कर रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ये वाले पैरामीटर को यहां पर अप्लाई किया। अब आपने क्या देखना है, यहां पर आपको बाय मिल चुका था, विच इज ओके। कभी कभी मूविंग एवरेज पहले बाय दे देगी और कभी कभी सार आपको पहले बाय दे देगा। सार आपको पहले बाय ज्यादा टाइम्स देगा कंपेयर टू मूविंग एवरेज। अब यहां पर अगर सिर्फ मेरे को मूविंग एवरेज ने बाय दिया है तो मैं 50% पोजीशन इनिशिएट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 शेयर करने हैं तो मैं अभी सिर्फ 50 करूंगा। 50 प्राइसेस के सार के ऊपर जाने पर करूंगा। और वहीं पर अगर मेरे सार ने ऑलरेडी बाय दिया हुआ है और अब मेरे मूविंग एवरेज ने बाय दिया है, तो इस एरिया में मैं जनरली कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, तो मैं जो रीसेंट स्विंग हाई लगा है मैं इस लेवल के ऊपर इसको बाय करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 1129 के आसपास मेरा बाय होगा और इस बार मेरी पूरी की पूरी पोजीशन बाय होगी, क्योंकि प्राइसेस सार के भी ऊपर है और मूविंग एवरेज ने तो मुझे ऑलरेडी बाय दे दिया है। ऐसे केस में 1129 पे मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिल रहा है। दोस्तों यहां पर 1129 का 0.6%, 1% होता है अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज, 0.5% होता है 5.5 रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 रुपए के आसपास का आपका पहला टारगेट रहेगा। यहां पर अगर आपने पोजीशन ट्रांचेस में परचेस करी थी तो ट्रांचेस में ही एग्जिट कीजिएगा। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 7.5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आप बुक करेंगे। 1136 रुपए के आसपास आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करेंगे पार्शियली। यहां पर नोटिस कीजिए, थोड़ी देर के बाद कुछ 20 मिनट के बाद आपका टारगेट 1136, 1136.50, 1137 पकड़ लेते हैं, ये आपका टारगेट आ गया। पार्शियल पोजीशन आप एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद जब कभी भी आपके प्राइसेस सार के नीचे सस्टेन करते हैं, यहां देखिए प्राइसेस नीचे गए लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, इसका लो ब्रीच होता और मार्केट कुछ 30 सेकंड वहां पर सस्टेन करती तो मैं वहां पर एग्जिट कर जाता, लेकिन यहां पर नहीं किया। अब ये प्राइसेस वापस ऊपर आ गए हैं 1148 पे। मेरे को जहां पर 1% प्रॉफिट मिल जाएगा मैं अपना पूरा प्रॉफिट बुक करूंगा, मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। सो 1129 के बाद 1140 के आसपास का मेरा पहला टारगेट बनता था, 1140 के आसपास मेरा दूसरा टारगेट बनता था। मैंने अपना पूरा प्रॉफिट बुक किया, मैं मार्केट से बाहर आ गया। मैं आपको इसी स्टॉक में एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो भी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो यहां पर अगर हम 27 तारीख को देखें, द स्टॉक ओपन सिग्निफिकेंटली लोअर टुडे। अगर आप यहां से देखें तो यहां तक मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड देखने को मिली और इसके बाद मेरे स्टॉक ने मुझे यहां पर इस जगह पे नोटिस कीजिए, यहां पर मुझे बाय सिग्नल दे दिया। अब यहां पर इसने बाय तो दे दिया, लेकिन आज का ही स्विंग हाई ऊपर का लगा हुआ है, तो मैं इस लेवल के ब्रेक होने की वेट करूंगा। और यहां पर यह मार्केट पूरा दिन यहां पर फ्लैट खड़ी रही, सस्टेन करती रही। 11:27 पे इस मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैं यहां पर स्टॉक को परचेज कर लूंगा। रेट चल रहा था 1147, अगेन 7 रुपए के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। 1154 का आपका हाई जो लगा, अगले 2 मिनट के अंदर 1154 का हाई लग गया, क्योंकि अगली कैंडल आपकी 0.5% ऊपर खुलती है। अगली कैंडल में आपका पूरा 1% टारगेट अचीव हो गया। अगले 4 मिनट के अंदर आपने टारगेट अचीव किया। अगर आप नहीं भी प्रॉफिट बुक कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहां पर भी पोजीशन को इनिशिएट किया, दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा कि सार आपको ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होने देगा। इसलिए यहां पर आप एक बार सार को अप्लाई कर लेते हैं। इस पूरे पीरियड में जब इसने मुझे ट्रेड जनरेट करके दिया तो प्राइसेस सार के ऑलरेडी ऊपर चल रहे थे, मैं तो सिर्फ स्विंग हाई के ब्रेक होने की वेट कर रहा था। यहां पर आपके प्राइसेस गए हैं 1176 पे, आप आराम से प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे। और उसके बाद भी वैसे बाय द वे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई, बट हमें ज्यादा नहीं चाहिए थे, हमें तो सिर्फ 1% रिटर्न चाहिए था। मैं यहां पर आपको आज का ट्रेड दिखाता हूं। जैसे कि आज मेरा जो स्टॉक था JSW एनर्जी, वो यहां पर नीचे खुला है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग का जो गैप था वो था अप्रोक्सीमेटली 3.25%। मेरी कंडीशन पे फुलफिल बैठ रहा है। मेरे को तो सिर्फ 2% चाहिए था। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है, इसीलिए 2% वॉज मोर देन सफिशियंट। अब मैं यहां पर आया इसके 2 मिनट चार्ट पे, और यहां पर आज जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, सुबह से इसने मुझे एक बार भी बाय सिग्नल नहीं दिया है। अभी यहां पर ये जब बाय सिग्नल देने की कोशिश भी कर रहा है तो एक्चुअली में
मैं टाइम देखता हूं तो 3:07 हो चुके हैं। 3 बजे के बाद मैं यहां पर इसमें इंट्राडे पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। एक और स्टॉक में जिसने आज मुझे एक ट्रेड दिया वो था मेरा आईटीसी। आईटीसी ऑल द साइडवे स्टॉक है और यहां पर आईटीसी वाज सिग्निफिकेंटली डाउन, लेकिन आईटीसी को आज की डेट के लिए 6 जनवरी को मैं डाउन इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि आईटीसी डाउन है क्योंकि इसमें से आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हुआ है, वो शेयर अलग से कुछ दिनों में ट्रेड होना शुरू होगा। तो ये पेसिमिज्म नहीं है, ये या तो मार्केट की डाउनसाइड की वजह से नीचे आ गया होगा या फिर ये बेसिकली सेग्रीगेशन जो हुई है बिजनेस की उसकी वजह से मेरे ख्याल से प्राइसेस नीचे आए होंगे। तो एनीवेज मैंने आपको पहले भी बताया था आईटीसी मेरे काम का कोई ज्यादा स्टॉक है नहीं, इसीलिए मेरे को आईटीसी को देखना नहीं था। लेकिन हाँ अगर ट्रेड मिलता तो मैं थोड़ी सी पोजीशन यहां पर ले सकता था, कोई मेजर पोजीशन यहां पर मैं ना लेता। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसे स्टॉक्स को क्या मुझे रोज ट्रैक करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे को तो रोज रोज इसको ट्रैक करने की आदत नहीं है। मैंने स्क्रीनर बनाया हुआ है और स्क्रीनर का नाम है शार्प डाउन ओपन, क्योंकि मुझे सिर्फ डाउनसाइड वाले स्टॉक चाहिए। और मैंने स्क्रीनर में बहुत छोटी सी कंडीशन ऐड कर ली, डेली ओपन डिवाइडेड बाय एक दिन पहले का क्लोज। मान लो आज का ओपन 98 रुपीज है, कल का क्लोज 100 रुपए था, तो डेली ओपन 98/100 शुड बी लेस देन 0.98। तो बेसिकली मेरा स्टॉक जो है वो 2% डाउन खुलना चाहिए। आई नॉट श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। वैसे आप किसी भी और तरीके से स्कैनर बना सकते हैं, और अगर आपको ये स्कैनर भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। तो यहां पर इस स्कैनर को देखते हैं। एज यू कैन सी जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, आईटीसी है, जिसके स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं, यहीं से मुझे वो स्टॉक्स मिले थे। फ्यूचर सेगमेंट के सारे स्टॉक्स में मैंने इस स्क्रीनर को अप्लाई कर रखा है। अगर मैं इसके बैक टेस्ट रिजल्ट पे जाता हूं तो आप नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा अवेलेबल है 18 मई से। 18 मई को एनएचपीसी यहां पर हम देखते हैं, तो हम 2 मिनट्स चार्ट लगा लेते हैं और यहां पर एनएचपीसी पे चलते हैं और एनएचपीसी पे हम चलते हैं 18 मई को। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, अब मुझे ये तो नहीं मालूम है कि उस दिन निफ्टी नीचे खुली थी या नहीं खुली थी, लेकिन मुझे यहां से ये जरूर दिख रहा है कि एनएचपीसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5-3% के आसपास डाउन है। इसका मतलब ये मेरी दूसरी वाली स्ट्रेटजी, मेरे दूसरे वाले वेरिएंट के भी बहुत ही क्लोज है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने एमए का क्रॉसओवर आता है, ये आपका रीसेंट स्विंग हाई लगा हुआ है। अगर आपको आज के दिन का ही स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस समय आप सार को एक्टिवेट कर देंगे। सार आपको ऑलरेडी बाय दे चुका है, मतलब इस पोजीशन पे, इस लेवल की क्लोजिंग पे 99.68 पे आप आराम से पूरी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 100 शेयर की, जितनी भी आप लेना चाहते हैं। और यहां पर मेरा टारगेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 70 पैसे के आसपास। तो 99.70 प्लस 70 पैसा इज 100.40। तो 100.40 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। और यहां पर इस कैंडल का 6 मिनट के बाद अगर आप हाई देखेंगे तो वो हाई है 100.85 का, मतलब आपको 1% टारगेट पूरा का पूरा मिल चुका है अगले 4 से 6 मिनट के अंदर। मैं कुछ और एग्जांपल यहां पर आपको दिखाता हूं। तो इस दिन तो सिर्फ एक ही ट्रेड मिला था। तो 29 मई को अगर हम एस्कॉर्ट्स पे चलते हैं और यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, मैं सार हटा रहा हूं क्लटर रिमूव करने के लिए, रादर मूविंग एवरेज को भी यहां पर साइड पे कर देते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर कल की क्लोजिंग थी, यहां पर आज की ओपनिंग थी, तकरीबन 6% के आसपास स्टॉक डाउन था। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, दोनों में से कोई तो मीट कर ही रहा होगा, दूसरी वाली तो सर्टेनली मीट कर ही रहा है। ऐसे केस में अब मैंने ईएमए एक्टिवेट कर दिए। यहां पर ईएमए मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यहां पर, और यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर मेरे ईएमए ने मुझे यहां पर बाय सिग्नल दे दिया। अब जब इसने यहां पर बाय सिग्नल दिया तो रिसेंट आज का स्विंग हाई कोई भी नहीं है, मतलब मैं यहीं पर इसको बाय कर लूंगा, प्रोवाइडेड मेरा सार ऊपर है तो पूरी पोजीशन बाय कर लेंगे। और मेरे सार ने ऑलरेडी मुझे बाय सिग्नल दे रखा है। यहां पर मैंने इसको बाय किया 3857 के आसपास। मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेटली 22-23 रुपए के आसपास की मूवमेंट। तो 3857 प्लस 22-23 रुपए इस 3880। और यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो 3880.90 का आपका हाई लगा है, मतलब आपका पहला टारगेट तो यहीं अचीव हो जाता है। दूसरा टारगेट आपको चाहिए, अगर सार के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी, जो कि मार्केट ने एक बार भी सस्टेन नहीं किया, नीचे गई, स्पाइक लगा के वापस आ गई, यहां पर नीचे गई, उसका लो ही ब्रीच नहीं किया, और उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा इसका हाई ब्रीच किया, विच इज 3887। आपका 1% टारगेट अचीव हो गया। आप प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर आ जाइए। अदरवाइज दोस्तों, मैं यहां पर आपको एग्जिट पॉइंट एक और बताता हूं। यहां पर अगर आपको सार पे थोड़ा सा भी डाउट होता है या आपको लगता है कि सार बहुत जल्दी मुझे एग्जिट करा देगा, वैसे तो मेरा मानना है कि इंट्राडे में आपको राहुल द्रविड़ की जगह
वीरेंद्र सहवाग बन के खेलना चाहिए, जहां पर जाओ चौके छक्के मारो और वापिस आ जाओ। लेकिन यहां पर आपको लग सकता है कि सार बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको एग्जिट कहां पर करना है, जहां पर भी मूविंग एवरेज में जो सेटअप है EMA 1, EMA 2, EMA 3, अभी क्या है 1 2 के ऊपर है और 2 3 के ऊपर है। 1 या तो 2 और 3 दोनों के नीचे आ जाए, या फिर 1 2 के नीचे आ जाए और 2 3 के नीचे आ जाए। कहने का मतलब क्या है, 2 बार डिस्टॉर्शन हो जाए। देखो ये है पहली डिस्टॉर्शन, ये एक बार MA1 जो है 9 पीरियड वो 30 के नीचे गई है, ये है एक डिस्टॉर्शन। दूसरी डिस्टॉर्शन कहां पर हुई, ये MA1 ने MA3 को भी काट दिया 100 पीरियड को, ये हो गए 2 डिस्टॉर्शंस। जब 2 डिस्टॉर्शंस हो जाए तो यहां से तो आपको बाय पोजीशन कतई होल्ड नहीं करनी, बिल्कुल होल्ड नहीं करनी है। तो यहां पर आप चाहें तो सिर्फ मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं यहां पर सार अप्लाई करता हूं। लेकिन हां, सार का एक प्रॉब्लम है कि बार बार एंट्री एग्जिट दे सकता है, इसीलिए मैं यहां पर मार्केट के सस्टेन करने का वेट करता हूं सार के नीचे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आप मार्केट को बार बार ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली यहां पर मूविंग एवरेज के डिस्टॉर्शन पे प्ले कर सकते हैं। हां, लेकिन इसमें भी आपको अलर्ट सेट करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर अप किस लेवल पे करनी है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आपको कोई एक लेवल चाहिए तो वो 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे का कोई लेवल ले लीजिए, क्योंकि ये काटना मार्केट के लिए मुश्किल रहता है, ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा बार किस दिन बना हुआ है, 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को कोई बड़ी कंपनी का शेयर, लेट अस से सिप्ला, तो 5 को एक बड़ी कंपनी का स्टॉक सिप्ला मुझे मिला है। यहां पर ये जो मार्केट है, ये जो स्टॉक है वो यहां से अप्रोक्सीमेटली 3.25% नीचे खुला है। तो मेरी दूसरी कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल कर रहा है, और पहली भी मोस्ट लाइकली कर ही रहा होगा, और पहली भी हो सकता है कर ही रहा हो। अब यहां पर इस पूरे पीरियड में इसने मुझे कोई बाय सिग्नल नहीं दिया, इसने मुझे बाय सिग्नल दिया यहां पर तकरीबन 1:45 बजे के आसपास। 1:45 कोई बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है, 1:45 के आसपास कोई बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए, लेकिन यहां पर हमें मिला है तो हम लेंगे। और यहां पर ये लेवल है 1516, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के आसपास का मुझे टारगेट चाहिए। अगर मैं यहां पर आपको एक स्ट्रेटेजी बिना सार के भी यहां पर दिखाऊं टू मेक योर लाइफ इजी, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर आप नोटिस कीजिए 1516 पे आपने बाई किया, 1526 आपका टारगेट है, लेकिन ये 1520 तक आया। आप इसको होल्ड करते रहे करते रहे करते रहे, ये तकरीबन 3:30 बज गए और आपकी मार्केट बंद हो गई। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मार्केट बंद नहीं हुई, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये मार्केट बंद नहीं हुई। अब यहां पर देखिए 2 डिस्टॉर्शंस नहीं हुई थी, तो ब्लू वाली येलो के नीचे गई थी, लेकिन और कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुई थी, तो पोजीशन हम अपनी कंटिन्यू करते अपने टारगेट तक। ऑल्दो इस केस में तो मेरी पोजीशन 1515 पे कॉस्ट पे ही एग्जिट हो गई, लेकिन अगर मान लेते कि ये एक दिन चल रहा था तो मेरे डिस्टॉर्शन 2 कहां पर आए, मेरे 2 डिस्टॉर्शन आए यहां पर। पहली डिस्टॉर्शन मुझे यहां पर देखने को मिली थी, दूसरी 9 पीरियड ने 100 को भी पूरे तरीके से काट दिया है। इस जगह पे मैं पोजीशन से एग्जिट कर जाता। जस्ट इन केस आपको सार यूज नहीं करना, बट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज कि आप सार यूज करेंगे। ऑल्दो वो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, उसके पैरामीटर्स को आप ट्वीक कर सकते हैं टू मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर यू, बट सार आपको कई टाइम पर बहुत सारी चीजों से बचा लेगा, क्योंकि कभी कभी मूविंग एवरेज बाय सिग्नल दे देती है किसी एक टाइप ऑफ ट्रेंड में, लेकिन सार आपको बाय सिग्नल वहां पर नहीं देगा। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटेजी में मेरी आज वाले दिन में कैसी स्ट्रेटेजी रहती है, मैंने आपके साथ वो लाइव मार्केट में डिस्कस करने की कोशिश करी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहां पर आज कोई ट्रेड नहीं मिला है, उसी चक्कर में शायद मुझे टाइम भी ज्यादा लग गया कि मैं मल्टीपल स्टॉक्स ट्रैक कर रहा था कि किस किस स्टॉक में ऐसा है जिसमें इस समय से रिकवरी आ रही है। वैसे ऐसे स्क्रीनर्स अवेलेबल है जहां पर आप नीचे से रिकवरी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, आप यहां पर एक स्क्रीनर ऐसे भी बना सकते हैं, इसी के अंदर आप ये कंडीशन डाल दीजिए कि डेली ओपन डेली क्लोज के कंपैरिजन में 2% नीचे था, लेकिन अभी 2 मिनट्स चार्ट पे 9 पीरियड EMA हैज क्रॉस्ड अबव 30 पीरियड EMA। आप इस तरीके से सारे स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हैं जो जो स्टॉक्स आपको यहां पर रिकवरी भी दे रहे हैं। हैविंग सेड दिस, मेरे लिए दिन के 1 या 2 ट्रेड्स काफी होते हैं, इसलिए मैं बहुत ही कंजर्वेटिव इन 2 ट्रेड्स को लेता हूं और मार्केट को बंद कर देता हूं, लैपटॉप को बंद कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पर हम पूरी स्ट्रेटेजी को रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपके साथ 2 वेरिएंट बताए हैं स्ट्रेटेजी के, आप इन दोनों तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। पहला, निफ्टी डाउन, मेजर इंडेक्स डाउन, स्टॉक डाउन बाय 2%। ऐसा होने पर अगर 9 पीरियड EMA 30 के ऊपर जाती है और 30 पीरियड EMA 100 के ऊपर जाती है और प्राइसेस पैराबोलिक सार के ऊपर है, पैराबोलिक सार के पैरामीटर्स को हमने चेंज किया था, उस बात को याद रखिएगा। और अगर आपको पैराबोलिक सार नहीं यूज करना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसकी जगह पे आप 2 डिस्टॉर्शन की वेट कीजिए, मूविंग एवरेज में 930 के नीचे आ जाए और 900 के नीचे आ जाए या 3000 के नीचे आ जाए, इनमें से कुछ भी होता है तो पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। आप सिंपल प्योरली मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। निफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरा कोई भी स्टॉक अगर आज के दिन में 3-3.5% के आसपास नीचे खुला है और वहां से मेरा मूविंग एवरेज रिकवरी देना शुरू करता है और प्राइसेस पैराबोलिक सार के ऊपर जाते हैं, आप सार को एंट्री पॉइंट के लिए यूज कर लीजिए, एग्जिट के लिए आप चाहे सिर्फ मूविंग एवरेज यूज कर लीजिएगा। तो प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं, प्राइसेस सार के ऊपर जाते हैं, अपनी 100% थ्रॉटल पे आप यहां पर पोजीशन इनिशिएट करेंगे और इसके बाद जब तक मूविंग एवरेज में 2 डिस्टॉर्शन नहीं आ रही है या फिर आपको 1% टारगेट, जो कि आपका सेकंड टारगेट है, पहला टारगेट है 0.6% से 0.7%, आपके टारगेट से अचीव हो जाए या फिर मूविंग एवरेज का डिस्टॉर्शन आ जाए, पोजीशन से एग्जिट करो, मार्केट से बाहर हो जाओ। इंट्राडे में मार्केट में ज्यादा देर नहीं बैठना है, मे बी बार बार जाकर आप खेल के आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठना है। जैसे प्रॉफिट आया प्रॉफिट लो, मार्केट से बाहर हो जाओ, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। दोस्तों, आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर हां तो स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स बिना सार के या सार के साथ किसी भी एक मेथड को फॉलो कीजिए और उसके सारे के सारे रूल्स को आप एक बार नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। यहां पर आई वुड सजेस्ट यू सिंपल मूविंग एवरेज पर फोकस करो और सार को यूज करो ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ। तो मूविंग एवरेज, सार, ट्रिपल मूविंग एवरेज, सार और ट्रिपल मूविंग एवरेज से ही एग्जिट। इस पूरी स्ट्रेटेजी को आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए अपनी लैंग्वेज में। आपका आंसर सही हुआ, आपका कमेंट सही हुआ तो हम उसको लाइक भी कर देंगे और उसको पिन भी कर देंगे, सो दैट सभी लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.